नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब प्री एग्ज़ाम की तारीख लगातार पास आ रही है और जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं निश्चित रूप में वो अपनी धड़कनों को थोड़ा तेज़ महसूस कर पा रहे होंगे। और ये पूरा एक महीना बड़ा क्रूशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा पास आती है वैसे वैसे दबाव बढ़ता है। और जब दबाव बढ़ता है तो दो ही तरह के लोग होते हैं दबाव बढ़ने में, एक जो टूट जाते हैं, दूसरा जो निखर जाते हैं। यद्यपि ज्योग्राफिकल रूप से गलत स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट यही है कि जो आज हीरा है, डायमंड है, वह मात्र कोयले का एक टुकड़ा था। वह केवल अत्यधिक दबाव सह गया तो आज वो हीरे के रूप में है। ऐसी मान्यता है कि कोयला लंबे समय तक अगर दबाव में रहता है, तापमान में रहता है, तो हीरे में बदल जाता है। यद्यपि ज्योग्राफिकल रूप में यह कहावत सही नहीं है, क्योंकि हीरा एथनोस्फीयर में निर्मित होता है और ज्वालामुखी क्रियाओं में बाहर आता है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दबाव में जो अपने आप को संभाल लेता है, अपनी रणनीति पर बना रहता है और अंतिम समय तक अपने प्रयास नहीं छोड़ता है, वह दबाव में निखर कर सामने आ जाता है। और जो दबाव को झेल नहीं पाते हैं और बढ़ते हुए दबाव के साथ उनके मन में ये आता जाता है कि यार इस बार अटेम्प्ट न दें, हम आगे अटेम्प्ट दें, तो फिर वे बिखर जाते हैं। अब ये फैसला आपको करना है कि आप दबाव में निखरना चाहते हैं या दबाव में बिखरना चाहते हैं। इसके बीच का कोई और विकल्प है नहीं। तो मित्रों, मेरा मानना है कि आप सब में वो जीवनी शक्ति है कि आप दबाव में निखर सकते हैं और उसी तरफ आपका प्रयास होना चाहिए। और जिन लोगों ने 2021 आदि का प्लान बनाया है, उनके लिए ये है कि वो अपनी पढ़ाई को निरंतरता में जारी रखें। आज जैसे 2020 वालों की बारी आने वाली है, वैसे ही 2021 आने में भी टाइम नहीं लगेगा। पलक झपकते ही समय जाता है। और आप सोच रहे थे कि 2021 बहुत दूर है, 2022 बहुत दूर है। नहीं, समय कितनी जल्दी बीतेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा और परीक्षाएं आपके सिर पे आ चुकी होंगी। इसलिए बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ आप बने रहिए। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी हुई है। तो कछुआ इसलिए नहीं जीतता है कि वह दौड़ने में बहुत तेज़ है। कछुआ इसलिए मात्र जीतता है कि वह निरंतरता में चलता रहता है। और सोचो, कछुआ जिसे पता है कि वह सबसे मंद गति से चलता है, खरगोश जिसे पता है कि वह तीव्र गति से चलता है, और कछुए को ये पता है कि वो खरगोश को पराजित नहीं कर पाएगा। और कहा गया कि अब दौड़ो, देखें कौन जीतता है। सोचो, कछुए पे कितना दबाव रहा होगा। कछुआ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। कछुए के मन में कभी न कभी तो आया होगा कि यार खरगोश तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन कछुए ने हार नहीं मानी, उसने चीज़ों को छोड़ा नहीं और वह निरंतरता में वो काम करता रहा जो वो कर सकता था। और काम ये था कि मंद गति से ही सही चलता रहा। और दूसरी तरफ खरगोश, जिसे अहंकार हो गया, वो उछल कूद मचाता रहा, इधर उधर जाता रहा। उसे लगा कि लक्ष्य तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और उसने इधर उधर वक्त ख़राब किया। उसने वक्त ख़राब किया, इसलिए वक्त ने उसे बर्बाद किया। और इतिहास में हमेशा खरगोश शर्मसार होता रहा है और कछुआ जीतता रहा है। हाँ, ये अलग बात है, आप ये कह सकते हो कि सर ये कहानी है, क्योंकि आप लोग बहस बहुत करते हो, तो बहस कर सकते हो सर ये कहानी है, कहानियों में ऐसा होता है, अभी भी खरगोश जीतेगा अगर आप दौड़ करा लो। तो खरगोश और कछुए की कहानी एक सांकेतिक भाषा में कही गई बात है कि निरंतरता का कोई विकल्प नहीं है।
भले ही आपको लग रहा हो कि पराजय आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप अपनी सभी शक्तियों को समेटकर, आप अपनी सभी शक्तियों को समेटें और वो करें जिसमें आप करने में सबसे अच्छे हैं, और बिना ये सोचे हुए कि पराजय होगी जय होगी, आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहें। देखो, दो गुरु हैं, एक गुरु हैं द्रोणाचार्य और एक गुरु हैं श्री कृष्ण। अर्जुन जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब वो खड़ा होता है तो द्रोणाचार्य ने सारी टेक्निकल एजुकेशन दे दी है अर्जुन को, सब कुछ दे दिया अर्जुन को। जो थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए था वो अर्जुन के पास था। अर्जुन सबसे अच्छा तीर चला लेता था, अर्जुन का तुणीर हमेशा तीरों से भरा रहता था, लक्ष्य भेदने में वह सबसे बेहतर माना जाता था। लेकिन गुरु द्रोण ने केवल सैद्धांतिक शिक्षा दी, व्यवहारिक शिक्षा देना भूल गए। गुरु द्रोण ने यह कभी सोचा ही नहीं कि जब बड़े बड़े वीरों के बीच अर्जुन खुद को पाएगा तब वह इन प्रैक्टिकल कैसा व्यवहार करेगा। यह शिक्षा गुरु द्रोण नहीं दे पाए। गुरु द्रोण ने सभी विद्याओं में उसे पारंगत कर दिया, पर ऐन वक्त पे जब उसके प्रयोग करने की बारी आती है तो अर्जुन डिप्रेशन में चला जाता है, अर्जुन के छक्के छूट जाते हैं। वास्तव में हुआ तो कुछ यही होगा कि अर्जुन ने जब अपने सामने भीष्म पितामह, स्वयं गुरुदेव द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि जैसे बड़े वीरों को देखा होगा तो अर्जुन को लगा होगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इन सबसे मुकाबला करना पड़ेगा जो लगभग अजेय हैं, जिनसे जीता नहीं जा सकता। क्या भैया युधिष्ठिर, कहां फंसा दिए तुम हमको। वह तो शायद अर्जुन वास्तव में उस वक्त युद्ध छोड़ के भागने के मूड में रहा होगा। सीधे तो भाग नहीं सकता, तो बहाना बनाएगा। जैसे आपको शिक्षक तैयार कर देते हैं थ्योरी में, आप थ्योरी पार्ट में बड़े मजबूत हैं और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो लगता है हम वाट लगा देंगे सबकी। आसान आसान प्रश्न आप सॉल्व करते रहते हैं, आपको लगता है सब बहुत अच्छा है। लेकिन जब यूपीएससी परीक्षा सामने आती है और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तब आपके हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार ये तो वो प्रश्न नहीं है जो हमने किए थे, क्योंकि सिद्धांत अलग होता है दोस्त, व्यवहार अलग होता है। अर्जुन के साथ यही हुआ। कुरुक्षेत्र में गया बड़ी उमंग के साथ, लेकिन जब उसने कुरुक्षेत्र में सभी वीरों को देखा, अपने बड़ों को देखा, अपने अंजों को देखा, अपने समकक्षों को देखा, उसे लगा कि इनमें से तो बहुतों को हरा पाना मेरे वश की बात नहीं है। डिप्रेशन में आ गया, परेशान हो गया। अर्जुन को यह भी लगा होगा कि शायद अब जीवन ही न बचे। अर्जुन को यह भी लगा होगा कि मैं बड़ा धनुर्धर मानता था खुद को और आज मैं अपने कुटुंब को नहीं बचा पाऊंगा, आज अपने लोगों को नहीं बचा पाऊंगा, इनके आगे तो इतिहास मुझे किस रूप में याद रखेगा। लेकिन वो छोड़ के जा नहीं सकता है, बुद्धिमान तो है। इसलिए वह कृष्ण की तरफ पलटता है और कहता है, केशव, मैं अपने लोगों पे बाण कैसे चलाऊं। कृष्ण समझ गए कि इसको हो क्या रहा है। कृष्ण समझ गए कि यह सैद्धांतिक रूप में पढ़ा लिखा बच्चा है, अभी व्यवहार में यह चीजों को समझ नहीं पा रहा है। कृष्ण ने पूछा, बता पार्थ, समस्या क्या है तेरी। बोला, कुछ नहीं, बस सामने देखता हूं, मैं पितामह की गोद में खेला हूं, गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा दी है, अश्वत्थामा सखा की भांति रहा है, इन सबसे मैं कैसे लड़ूं, कैसे इन्हें मारूं। मात्र इस मोह से ही मेरे पैर कांपते हैं, हाथ कांपता है, जुबान सूख रही है, होंठ सूख रहे हैं,
गांडीव उठता ही नहीं है। वह गांडीव जिसे मैं खेल खेल में उठा लेता था, आज वो मुझे मनोभारी लग रहा है। मेरे हाथ तुणील के तरकश के बाण की ओर बढ़ते ही नहीं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कृष्ण बोले, पार्थ, हे कौन्तेय, तू क्षत्रिय है, तो ब्राह्मणों वाली बातें क्यों कर रहा है? तू आज बहुत ज्ञान वाली बातें कर रहा है। क्या युद्ध में आने के पहले तुझे इस ज्ञान का भान नहीं हुआ था? ये वैसा ही था कि जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच रहे हैं और आपको लगता है अब मुझे कुछ भी नहीं याद है और आपको लगता है कि यार वापस लौट चलें, अगला अटेम्प्ट ले लेंगे, तब आप ये चाहते हैं कि कोई आपसे कहे कि आप लौट जाइए। आप घर में हो सकता है फ़ोन करके कहें, हो सकता है किसी शिक्षक को फ़ोन करके कहें कि सर लग रहा है इस बार मेरी तैयारी नहीं है, मुझे आज बुरा सा लग रहा है, क्या ये अटेम्प्ट न दूं? आप ये चाह रहे हैं कि वो शिक्षक बोल दे, घर वाला कोई बोल दे कि बेटा तू आ जा, और जैसे ही वो बोल देगा बेटा तू आ जा और तुम घर वापस आ जाओगे तो तुम ये कहोगे मैं तो तैयार था, आप ही ने वापस बुला लिया। अर्जुन भी यही चाह रहा है। अर्जुन कुरुक्षेत्र छोड़ना चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि कृष्ण इस बात की तस्दीक कर दें, कृष्ण इस बात पे मोहर लगा दें कि जो मेरा मोह उत्पन्न हुआ है, जो मुझे भय उत्पन्न हुआ है वो सही है, और कृष्ण बस एक बार कह दें ठीक है पार्थ, युद्ध नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कैसे ऐसा कह दें? कृष्ण पहले शासक हैं, शासक कहिए उन्हें, कृष्ण पहले शासक हैं जो राजनीति में अध्यात्म को शामिल करते हैं। इस पर चर्चा फिर कभी करूंगा। कृष्ण समझ गए, अर्जुन के मनोभावों को समझ गए, और फिर कृष्ण ने अर्जुन को व्यवहार की बातें सिखाई। श्रीमद् भागवत गीता कुछ और नहीं है, वह इस जगत में कैसे जिया जा सकता है, इस जगत के साथ एक ऊर्जावान व्यक्ति का, इस जगत के साथ एक कर्मठ व्यक्ति का, इस जगत के साथ एक सचेत व्यक्ति का क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका ज्ञान गीता देती है। उस भरी युद्ध भूमि पर कृष्ण ने 18 अध्याय की गीता अर्जुन को सुनाई। 18 चैप्टर, कुछ तो बड़े बोरिंग रहे होंगे सोचो, लेकिन जब पढ़ाने वाला कृष्ण जैसा गुरु हो और पढ़ने वाला अर्जुन जैसा विद्यार्थी हो जाए, तब ये 18 अध्याय सेकंडों में ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह आज आप ब्लूटूथ के द्वारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कितने जीबी की फाइल आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कुछ सेकंड, कुछ मिनट लगते हैं, बस आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, तो श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बताया वो सिर्फ अर्जुन ही सुन पाया, अर्जुन ही समझ पाया, क्योंकि बाकियों का ब्लूटूथ कृष्ण के ब्लूटूथ के साथ कंपैटिबल नहीं था। केवल अर्जुन का ब्लूटूथ श्री कृष्ण के ब्लूटूथ के साथ जुड़ा हुआ था। जिन दो मोबाइल के ब्लूटूथ आपस में जुड़ते हैं उन्हीं में फाइल ट्रांसफ़र होती है, सब में फाइल ट्रांसफ़र नहीं होती। अन्यथा श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश सुनकर बाकी सब में वही ऊर्जा आ जानी चाहिए थी, बाकी में ऊर्जा नहीं आई, यह ऊर्जा केवल कृष्ण को आई। और यहाँ पर कृष्ण ने भरे युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए वो भारत का पहला 5G नेटवर्क टाइप का रहा होगा। फटाफट फाइलें ट्रांसफ़र हुई, अर्जुन नए सॉफ्टवेयर से लैस हो गया, श्री कृष्ण ने उसे विश्व का व्यापक स्वरूप दिखाया। श्री कृष्ण ही सब कुछ हो गए। श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप है वो कुछ और नहीं है, वह एक व्यापकता है। जब आप किसी के प्रेम में डूब जाते हो, जब किसी के ज्ञान में डूब जाते हो, तो सर्वस्व तुम्हें बस वही दिखता है और तुम उसकी बातों को मानने के लिए तैयार रहते हो। बातें तो कहीं सबके द्वारा जाती हैं,
लेकिन जिससे तुम्हारा दिल मिल जाता है, जिससे तुम्हारी आत्मा मिल जाती है, उसके द्वारा कही गई बातें सबसे अलग होती हैं। यही कृष्ण और अर्जुन के साथ था। अर्जुन की किस्मत कृष्ण जैसा गुरु उसे जीवन के उस मोड़ में मिला जहां उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और कृष्ण की किस्मत उसे अर्जुन मिला। वह एक ऐसा युवा जो सारी शक्तियों से संचित है, सारी शक्तियों से लैस है, बस एंड टाइम पे जब सारी शक्तियों को व्यवहार में प्रदर्शित करना है वो फेल हो जाता है, तब कृष्ण ने उसे श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। यह कालजयी उपदेश है, दिक और काल से परे है। कोई भी वक्त होगा, कोई भी समय होगा, कोई भी जगह होगी, श्रीमद् भागवत गीता की उपादेयता कभी भी खत्म न होगी। आज हालात तुम्हारे वही हैं। आज शायद आप में से अधिकांश लोग अर्जुन हैं। आज कृष्ण कोई नहीं है। कृष्ण तुम्हारी अंतरात्मा है। आज तुम कौन्तेय भी हो और आज तुम केशव भी हो। आंख बंद करो, दिल की आवाज़ सुनो, देखो तुम्हारे दिल में बैठा केशव कैसे तुम्हारी कौन्तेय की पार्थ की भुजाओं को भड़का नहीं देता है। बस लक्ष्य को सुनो, लक्ष्य को सोचो, लक्ष्य को चुनो, और अगले 1 महीने तुम्हें हताश नहीं होना है जब तक कि तुम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देकर वापस नहीं आते। और तुम निरंतरता में लगे रहोगे तो देखोगे ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए आसान हो गया। आज भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, कभी कभी मैं भी भावों में बह जाता हूँ, कुछ ऐसे ही आज हुआ। आज मैं आपसे सीसैट पे चर्चा करने आया कि आखिरकार सीसैट में क्या किया जाए। सीसैट मतलब पेपर 2, एप्टीट्यूड वाला पेपर। अब देखो मित्रों, जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वो मैं आजकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोरोना के दौर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं एक मार्गदर्शक की भूमिका में उनको बातें बता रहा हूँ। जो मैं बातें बताता हूँ ये उनके लिए हैं जो अभी कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अभी उनको कोई और मार्गदर्शन मिल नहीं पा रहा है। कहीं गांव घर के दूर दराज इलाके में बैठे हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ चली जाती है, उसमें से कोई भी एक बच्चा अगर मेरी बात सुनता है, उसको ढाढ़स मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना काम एक शिक्षक के रूप में किया। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, हमारे साथ अधिकांश बच्चे दृष्टि वाले हो सकते हैं, तो आप लोग अपने टीचर की बात सुनिएगा, मेरी बात मत सुनिएगा। आप उनसे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई है, आप उसके हिसाब से चलिए। आप अपने टीचर के हिसाब से चलिए। बस मैं जो आपको बताता हूं, अगर उसमें से कुछ ठीक लगता है तो आप उसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो बच्चे इस वक्त घबराए हुए हैं, या जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे, अभी वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आता है तैयारी कैसे करें, तो मैं उनके लिए ये बातें कह रहा हूँ। तो आप लोग बाकी अपने शिक्षक, अपनी चीज़ों की बात मानेंगे अगर आपने कोई कोचिंग और चीज़ें आपने ज्वाइन कर ली हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपसे यहाँ सीसैट पे बात करने वाला हूँ। देखो, सीसैट पेपर 2 है और यहाँ सीसैट के पेपर में कुल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं, और जो प्रत्येक प्रश्न है यहाँ पर वह 2.5 अंक का होता है, 2.5, और एक प्रश्न के गलत होने पर 2.5/3 अंक काट लिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कि यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है, अर्थात इसके मार्क्स प्री एग्ज़ाम के क्लियर करने की मेरिट में ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इसमें
33% मार्क्स नहीं प्राप्त किए तो आप पास भी नहीं होंगे। आपको मिनिमम 33% मार्क्स CSAT के पेपर में लाने हैं, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। अगर आप पेपर 1 में पर्याप्त अंक प्राप्त कर लेते हैं तब। आपने पेपर 1 में 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन इसमें आप 33% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। और हिंदी माध्यम बच्चों की एक बड़ी चुनौती मैंने ये देखी है कि वे अच्छे बच्चे वे CSAT क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो कुछ कम रह जा रहा है। अब मान लीजिए अगर 80 प्रश्न हैं, मैं आपसे कहता हूं कि 200 पूर्णांक हुआ, 2/3 नंबर लाने हैं, तो 66 क्वेश्चंस लाने हैं, और मोटे तौर पर हम देख लें कि हमको 27 प्रश्न सही करने हैं। 80 में से आप 27 रखिए, 27 प्रश्न सही करने हैं, फिर कोई और गलत नहीं करना है। तो मेरी ये सलाह है आपको कि आप CSAT के पेपर में, पेपर 2 में 50 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 50 के आसपास। अगर आप करते हैं क्वेश्चन और आपको लगता है 40 आपके शुरू में ही सही होंगे, तब तो आप 50 तक मत जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ का डाउट है, तो मुझे लगता है 80 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। उस 50 क्वेश्चन में उम्मीद है आप 30 क्वेश्चन के बराबर मार्क्स ले आएंगे, निगेटिव वगैरह होने के बावजूद। ठीक है, इस पर मैं आगे और बात करता हूँ। तो पहले देख लिया जाए कि यहाँ पर जो ये पेपर है, जो 80 प्रश्नों का जो पेपर है, उसमें कौन कौन से खंड हैं। अगर हम सबसे पहला खंड देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अर्थात एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश से संबंधित 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न होंगे, और उस गद्यांश के आधार पर आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम ये अब तक 2011 से 2019 तक के ट्रेंड को देखें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में न्यूनतम क्वेश्चन 28 आए हैं और अधिकतम क्वेश्चन 40 आए हैं। 28 क्वेश्चन आए हैं 2016 में और 40 क्वेश्चन आए हैं 2012 में। लेकिन 2019 में जो आए हैं प्रश्न, वो आए हैं 30 प्रश्न। 80 में से 28 से 30 प्रश्न, 28 से 30 प्रश्न जो हैं वो किससे संबंधित हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। और आपको सही कितने करने हैं? 27 प्रश्न। टारगेट 27 का रखिए, 26-26 रख के क्या करेंगे, 27 का टारगेट रखिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो जो ये 1 महीने बचे हैं, उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आगे बताऊंगा कि आप किताबें वगैरह ले सकते हैं। तो पहली बात, 80 क्वेश्चन में से 28 से 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर दूसरा है मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी। मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी, इसमें जो मिनिमम क्वेश्चन रहे हैं वो रहे हैं 3 और मैक्सिमम क्वेश्चन रहे हैं 32। मैक्सिमम क्वेश्चन रहे हैं 32। 3 क्वेश्चन आए थे केवल सन 2012 में और 32 क्वेश्चन आए हैं मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी से 2019 में। 62 क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट 2 से ही आ गए। ठीक है, फिर तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें न्यूनतम जो आए हैं लगभग 18 आए हैं। यहाँ पर 18 क्वेश्चन आए हैं 2019 में और अधिकतम क्वेश्चन आए हैं 28 2012 में। ठीक है, फिर इसके बाद डिसीजन मेकिंग में 0 से 9 क्वेश्चन आए हैं। 2019 में डिसीजन मेकिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया है और सबसे ज़्यादा 9 क्वेश्चन आए हैं 2012 में। और इसी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन से 0 से 14 क्वेश्चन आते हैं। 0 क्वेश्चन आए हैं 2019 में और 2018 में 14 क्वेश्चन। अगर हम 2019 का पेपर देखें तो 2019 के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन,
मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी 32 क्वेश्चन और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आए हैं 18 क्वेश्चन। 3 पार्ट नहीं 80 क्वेश्चन दे दिए हैं। टोटल 5 पार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इनमें से 80 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपको 2/3 नंबर लाने हैं तो आपको किन 2 पोर्शन पे फोकस करना चाहिए? तो उत्तर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। इन पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ्स भी जो होती है ना वो रीजनिंग जैसी आती है। तो अब सोचो, आपके पास एक आइडिया हो गया कि सी सेट के पेपर में कुल 80 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न सही होने पर 2.5 नंबर मिलते हैं, एक प्रश्न गलत होने पर 2.5/3 मार्क्स कट जाएंगे। यह एक क्वालिफाइंग पेपर है और आपको इसमें 66 मार्क्स लाने हैं, 1/3 मार्क्स लाने हैं, या फिर 27 क्वेश्चन सही सॉल्व करने हैं, फिर बाकी गलत नहीं होने चाहिए। अगर 27 क्वेश्चन सही करने हैं, उनके बराबर 2/3 मार्क्स लाने हैं, तो कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए? तो उत्तर होगा आपको लगभग 50 के आसपास प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आखिर किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, गद्यांश और उससे संबंधित जो प्रश्न है वहाँ से सबसे ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पर है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग महत्वपूर्ण है। तीसरा है मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी है। डिसीजन मेकिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन फ्लक्चुएट करते हैं, कभी एक भी नहीं आया और आने को 14 से 18 आ सकते हैं। अब आपके पास इतनी चीज़ें, मेरी आपको सलाह है कि आप 2 चीज़ों पे फोकस रखें। अगर आप देखो साइंस साइड के रहे हो, आप मैथ्स के विद्यार्थी रहे हो, आप इंजीनियर रहे हो, तो आप सबको देख सकते हो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के दौरान या फिर आपने जो कंपटीशन दिया उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आप आर्ट साइड के बच्चे रहे हैं और मैथ्स वगैरह बड़ी कमज़ोर है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। यूपीएससी में मैथ्स पूछता ही नहीं है, और जो मैथ्स पूछता भी है वो रीजनिंग जैसी होती है। तो इसलिए आप जिन 2 पोर्शन पे फोकस करें वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इन 2 पर आप फोकस करें। उसके बाद जो समय मिलता है तो आप बेसिक न्यूमरेसी या मैथ्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। जब आपको पेपर मिल जाए तो आप एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, कहीं कोई पन्ना कटा फटा तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो, अब 2 प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चे गद्यांश पढ़ते हैं और क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं, फिर गद्यांश पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो छोड़ के मैथ की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ नहीं निकलता है, फिर गद्यांश की तरफ आते हैं, और ये करने में टाइम निकल जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप सबसे पहले राउंड में गद्यांश न पढ़ें। आप पहले राउंड में पेपर पूरा देखें, गद्यांश छोड़ते जाएं, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देख लें, जो आते हों उनको लगाते जाएं, और एक बार जब वो लग जाएं तो उनको काउंट कर लें। मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के, तो 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के। मैं मान के चलता हूँ बुरे से बुरे हालत में 15 क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे ना, और आपको ये तय हो जाए कि 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं। आपको 12-14 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से निकालने हैं। थोड़ा सावधानी से करोगे तो आसानी से निकल आएंगे। तो पहले मैथ्स रीजनिंग देख लो, जो आपके हो जाते हैं वो हो जाएं, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आओ, फिर आप काउंट करो। अगर काउंट करने पे आपको लगता है कि आपने 30-40 क्वेश्चन निकाल लिए हैं, 2-4 गलत होंगे, फिर भी आप 27 तक आ जाएंगे, तो आपको कुछ और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा डाउट है तो आप फिर से एक बार देख के जितने क्वेश्चन और निकाल सकते हो उनको निकालने का प्रयास करो। शुरुआती दौर में कॉम्प्रिहेंशन में मत जाओ, माइंड फ्रेश रहेगा, तो पहले रीजनिंग और मैथ्स जो निकल सकता है वो निकाल लो, फिर कॉम्प्रिहेंशन तसल्ली में पढ़ के सोच के टिक करते जाओ। और जब मैथ्स और रीजनिंग पहले कर लो
तो उसके जितने भी आंसर आए हैं उनको बहुत सावधानी से सर्किल डार्क कर लो अपनी OMR शीट पर, जिससे बाद में कुछ छूटे नहीं। और तसल्ली में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए चीज़ों को आप करने की कोशिश करो। आप देखोगे आसानी से आप 40 क्वेश्चन तक आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। करना 27 है यार, इसमें टॉप करने का कोई फ़ायदा नहीं। 35 क्वेश्चन भी आपको लगता है सही हो गए तो बहुत बड़ी रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, इतनी सी बात। अब आपको मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए। देखो मित्रों, अब ऐसा नहीं कि मैं जिस कोचिंग में हूँ उसकी तारीफ कर रहा हूँ, हकीकत है दृष्टि का मटेरियल आप लीजिए, बेहतरीन मटेरियल है। हिंदी माध्यम में दृष्टि से बेहतर मटेरियल किसी और कोचिंग का है भी नहीं। आजकल अगर आप YouTube वगैरह देखो तो बहुत सारे जो नए लोग अपना चैनल शुरू कर रहे हैं या जो बहुत सारी कोचिंग अपना चैनल शुरू कर रही हैं, तो दृष्टि पर इसी बात के लिए अटैक करती हैं कि वो मटेरियल बहुत देती है। वो ये नहीं देखती हैं कि मटेरियल की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। तो आप CSAT का मटेरियल लीजिए। CSAT के मटेरियल की गुणवत्ता निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, वो एक आध में चलती हैं, अन्यथा किसी और की अपेक्षा हिंदी माध्यम में आपको दृष्टि से बेहतर कोई और मटेरियल CSAT का नहीं मिलने वाला। गो फॉर इट। अगर आप में से किसी को दृष्टि क्लासरूम से अगर आपको कोई जो क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, मतलब क्लासरूम अगर नोट्स मिल जाते हैं तो वो भी आप फोटोस्टेट करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस आप चाहे जिस किसी भी कोचिंग के हों, आपका पहला प्रेफरेंस होगा कि अगर आपको दृष्टि के नोट्स मिल जाते हैं तो बेटर है। नहीं मिल रहे हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि अभी आप इतना डिस्टर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि 1 महीना बचा है, बहुत सारा कुछ नया भी नहीं आपको करना है। ठीक है, लेकिन दृष्टि के नोट्स बेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इनके लिए ज़बरदस्ती मत करना। अभी आप कहीं जा नहीं सकते, जो आपके पास नोट्स हैं उससे काम करें। दूसरी चीज़, इसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले देख लीजिए, टाटा मैकग्रा हिल की एक बुक आती है। टाटा मैकग्रा हिल की CSAT के लिए आती है, वो बुक ले लें। उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन और चीज़ें प्रैक्टिस कर लें। अगर टाटा मैकग्रा हिल की न मिले तो अरिहंत वाली किताब ले लें। टाटा मैकग्रा हिल या अरिहंत में से किसी एक की किताब आप यहाँ पर लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए यहाँ पर एक किताब आती है MK पांडे की। पूरी किताब नहीं पढ़नी है। MK पांडे की किताब सैलोग के लिए अच्छी है, राइट। यहाँ पर जो सैलोगिज्म आता है उसके लिए अच्छी है। पूर्व धारणाओं के लिए अच्छी, प्री एजम्पशंस के लिए अच्छी है। तो सैलोग के लिए, पूर्व धारणाओं के लिए। इसके अलावा एक और अगर मिल जाए आपको तो घन और घनाभ पे आता है, राइट। क्यूब एंड क्यूबाइड के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ के लिए। और इसके अलावा कैलेंडर और क्लॉक के लिए, कैलेंडर और क्लॉक के लिए, और इसके बाद पजल के लिए, राइट। तो MK पांडे की जो किताब है वो किताब अच्छी किताबों में शामिल है। किसके लिए? पहली बात है सैलोगिज्म के लिए, दूसरी बात है पजल के लिए, तीसरी बात है क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए, चौथी बात है यहाँ पर आप घन घनाभ वाले के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, BSc पब्लिकेशन की है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाए कि आपकी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए। फिर उसके बाद आती है RS अग्रवाल की मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। मुझे नहीं लगता है बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। मत पढ़ो इसको, थोड़ा बहुत चीज़ें जो लगें वो देख लो। और एक RS अग्रवाल की ही मैथ्स की आती है, तो आपसे मैथ्स RS अग्रवाल टाइप की यहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी परसेंटेज, लाभ हानि, ये 2-3 चीज़ें जो आपकी कॉमन है वो हों। और अगर आप अच्छे से कर सको तो परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से कर लो तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो अंत में अपनी बात मैं समअप करता हूँ। 80 क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 27 सही करने हैं, फिर कोई गलत नहीं करना है। कुल मिला के आपको 66 मार्क्स लाने हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल है वो दृष्टि का मटेरियल है, वो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं मिल रहा है तो परेशान ना हो, आप अपने मटेरियल को देखें। इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो टाटा मैकग्रा हिल या अरिहंत वाली किताब लेके आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की जी भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, MK पांडे की अगर आपको किताब मिल जाती है तो MK पांडे की किताब में आप सैलोगिज्म पढ़ सकते हैं, सैलोगिज्म से क्वेश्चन ज़रूर आता है। दूसरा, क्लॉक का क्वेश्चन कर सकते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन कर सकते हैं, पजल्स कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा आपको घन घनाम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन पर कोई मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जब टाटा मैकग्रा हिल वाली लेंगे तो उसमें सब कुछ वहाँ पर मौजूद होगा। मैथ्स वगैरह के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए। मैथ्स में जो पोर्शन आपको करना है परसेंटेज लाभ हानि कर लीजिए। उसके अलावा जो आपको करना है नंबर सिस्टम, परसेंटेज लाभ हानि, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। इतने क्वेश्चन आप कर लें, इतने की प्रैक्टिस कर लें, यहाँ से आपके आसानी से 40 प्लस निकल जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको 1990 से या 1993 से जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पहले जीएस के साथ ही मिक्स आता था, तो तब से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग वाले हैं जो आए हैं उनको ज़रूर लगा लीजिए। आप 1992, 93 के क्वेश्चन देखोगे ना तो आगे आकर के पूछे गए हैं। सन 2011 में जब यह आया, सी सेट आया, तो उस वक्त सी सेट को फुल फ्लेज में पढ़ाने वाले कुछ शुरुआती टीचर्स में मैं था। लेकिन उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी और इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि सी सेट से मुझे पूरी तरह हटना पड़ा। लेकिन उस दौरान जो मैंने पढ़ाया था वहाँ से प्रश्न आज तक भी आते रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आपको 93 से लेकर के या 1990 जब से क्वेश्चन मिल जाए तब से लेकर आज तक के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। तो आपके पास सी सेट की एक रणनीति है। और सी सेट अब आप क्या करें, इस समय आप रोज़ 2 घंटे सी सेट को दे दें। 2 से 3 घंटे रात को या सुबह जब आपको लगाने में सुविधा हो तो 2 से 3 घंटे सी सेट को दे दें और बाकी समय जीएस को देते रहें। अब मुझे लगता है कि चूँकि परीक्षा बहुत पास आ गई है, पूरी तरह फोकस हो, तो गंभीर विद्यार्थी यहाँ 12 से 14 घंटे का टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। देखो, तुम्हारा 5 घंटे में हो जाता है तो वो कर लो, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप 12 से 14 घंटे पढ़ सकते हो, फ्रेश रह सकते हो, जितना फ्रेश रह सकते हो, राइट। दिमाग तो फ्रेश रहने के लिए कहेगा पढ़ो ही नहीं, तो क्या वो मान लोगे क्या। लेकिन 12 से 14 घंटे की अगर आप स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब बिल्कुल सब कुछ सामने है यार, आपातकाल है, सारा काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करो, खाओ पियो सो जगो, पढ़ाई करो, खाओ पियो सो जगो, पढ़ाई करो, यही काम आपका बचा है। तो 2 से 3 घंटे तक आप यही प्रैक्टिस करें। जो टेस्ट पेपर वगैरह आपके पास हैं उन टेस्ट पेपर्स को आप अच्छे से कर लें। दोस्तों, मैं फिर से लास्ट में कह रहा हूँ, अगर आपने किसी टीचर से इसे पढ़ा है, कोचिंग से इसे पढ़ा है, तो उसको फॉलो करें। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अपने आप से कर रहे हैं, तो जो मैंने बताया है उसमें से इस अंतिम समय में जो तुम कर सकते हो वो कर लो। मुझे वीडियो लेके पहले ही आना चाहिए था, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। लेकिन आगे जो विद्यार्थी जो 2021-22 में देना चाहते हैं वो इस स्ट्रेटजी को ध्यान रखेंगे तो आसानी से वो काम कर सकेंगे और वो इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। आप अपनी बातें बताएं कि आपको और क्या चाहिए। आप विद्वान बन के कोई निर्णय न दें, आप अभी विद्वान बनने की स्थिति में नहीं हैं, ठीक है। आपको कोई दूसरा तरीका पता है तो उसे आप निश्चित रूप में अपनाएं और आप सफल हों। कुल मिला के हमारा आपका उद्देश्य है सफल हो जाना। आप सफल हो जाओ, मेरी बातों को काट के भी तुम सफल हो जाते हो, मेरी बातों को छोड़ के भी तुम सफल हो जाते हो, तो मैं तुम्हारी सफलता में खुश हूँ। ये कोई मेरा ईगो नहीं है कि तुम मेरी बात को मानो, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ कि वे छात्र जिनके पास कोई दिशा निर्देशन नहीं है, अगर वो थोड़ा भी इससे समझ पाते हैं तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में खुद को योग्य मानूंगा और यही सुख मेरे लिए सब कुछ होगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। थैंक यू।